डियर स्टूडेंट, मेडजी खारगर नवी मुंबई द्वारा डिस्क्राइब होने जा रहा है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट, मेरा नाम अभय आर्या हुआ, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए, टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा टॉपिक है और ये काफी ही इंपॉर्टेंट है, जानना इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानिएगा तो आपको एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज है 4.2, एक्सरसाइज 4.2, उसको समझने में, उसको सॉल्व करने में काफी दिक्कत आएगा। और मजे की बात यह है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है, इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है कि रो को मैं कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करूं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल लिया गया, क्या बोला गया एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना रो 1 हुआ, ये रो 2 हुआ और ये रो 3 हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो रो 1 है उसको 1 2 3 1 2 3 इसको मैंने चेंज कर दिया कॉलम में, 4 5 6 इसको मैंने चेंज किया कॉलम में, 7 8 9 इसको मैंने चेंज कर दिया कॉलम 3 में। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा 1 और इसका डेल 2 है तो क्या बोलता है, डेल 1 इक्वल टू डेल 2 होगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डेल 1 इक्वल टू डेल 2 होगा। मतलब आप रो को कॉलम में चेंज कीजिए या कॉलम को रो में चेंज कीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम, मतलब ये जो बातें हो रही हैं वो रो के लिए भी ट्रू है और कॉलम के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो इफ ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, अपना जो रो 3 है उसके सारे वैल्यू क्या हो गए, सारे एलिमेंट उसके क्या हो गए, जीरो हो गए, सारे एलिमेंट जीरो हो गए। उसी तरह कॉलम के सारे डिटर्मिनेंट कॉलम 2 के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस तरह से अपना प्रॉपर्टी नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी 3 पर। ये क्या बोल रहा है, इफ टू रोज और कॉलम, मतलब रो और कॉलम दोनों की ये बात हो रही है, आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी रो के 2 या 2 से ज्यादा भी एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए, मतलब आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ, एक समान हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी एग्जांपल में देख लीजिए, यहां 1 2 3 है ये वाला, और ये भी 1 2 3 है, मतलब R1 और R3 क्या है, इक्वल है, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ कॉलम में भी ट्रू हो सकता है क्योंकि मैंने लिखवाया रो और कॉलम, मतलब रो के लिए ट्रू है और कॉलम के लिए भी ट्रू है। अगर मैं यहां देखिए 1 2 3 मतलब कॉलम C1 और ये 1 2 3 कॉलम C2, ये वो था आइडेंटिकल,
देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया अपना। अब आते हैं प्रॉपर्टी 4 में, इसको समझते हैं। काफी यूज होगा इसका, इस प्रॉपर्टी का काफी यूज होगा। प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक। तो ये क्या लिखा, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब कि अगर एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, कोई भी दो फ्लिप समझते हैं, फ्लिप जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने क्या किया है, फ्लिप कर दिया। फ्लिप क्या कर दिया, मतलब कि इसको यहां ले आया और इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया। यहां से देखिए ये 4 5 6 को नीचे ले आया हूं, 4 5 6, और 7 8 9 को मैं ऊपर ले गया हूं। मतलब इंटरचेंज कर दिया एनी रो, एनी टू रोज या कॉलम। बच्चे इसको और इसको समझते हैं एक ही प्रॉपर्टी है, P1 को और P4 को। प्रॉपर्टी P1 और P4 बोलते हैं सर ये तो एक ही है। मैं बोलता हूं ना बेटा, एक तो नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इंटरचेंज की बात हो रही है रो और कॉलम को। रो को कॉलम में चेंज हो रहे हैं, कॉलम को रो में चेंज हो रहा है। ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है, सेम डिटर्मिनेंट। मतलब कि सेम डिटर्मिनेंट करने का मतलब एक ही डिटर्मिनेंट में ये 4 5 6 ये अपना रो 2 है और ये क्या है, रो 3 है। मैंने क्या किया, रो 2 को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया रो 3 में, या रो 3 को बोलूं मैं रो 2 में। देखो 4 5 6 इसको मैंने पोजीशन दे दिया यहां 4 5 6, और ये 7 8 9 को मैंने बना दिया 7 8 9 रो 2। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इस प्रॉपर्टी को एक बार और समझाते हैं कुछ एग्जांपल लेके। जैसे कोई डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और डेल्टा 2 लेता हूं मैं, अप्लाई करता हूं, अप्लाई R1 को इंटरचेंज कर दिया मैं R2 से और R2 को R1 से। तो ये डेल 2 जो हुआ ये ऊपर गया, B1 B2 B3 ये यहां आएगा A1 A2 A3, और ये तो C1 C2 C3 सेम रहेगा। तो क्या बोलता है, इंट मतलब नेगेटिव साइन है ओरिजिनल का, वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब डेल 2 की जो वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ डेल 1 हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ हो जाएगी। अगर बोलोगे सर एक बार और अप्लाई कर दीजिए, चलो भैया एक बार और अप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या किया, डेल 3 लिया, यहां लिख देता हूं, और मैं इसमें अब क्या कर रहा हूं, R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं R2 से, R2 को R3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट, देखिए R3 इसकी बात करूं, ये ऊपर चला जाएगा C1 C2 C3, और ये नीचे आ गया सॉरी B1 B2 B3। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, मुझे तो R3 और R2 से मतलब ये कितना हो जाएगा C1 C2 C3, और ये कितना हो जाएगा A1 A2 A3, ये बात हुई। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां डेल 2 और डेल 1 था। अब देखिए ये डेल 2 की वैल्यू अब क्या होगा, मैं पूछूं, आप यहां से ये भी बोल सकते हैं
कि डेल वन की जो वैल्यू होगी माइनस डेल टू होगी, माइनस डेल टू होगी। अब ये क्या होगा, इसके और इसके में क्या रिलेशन होगा, यहां डेल टू इक्वल टू माइनस डेल थ्री हो जाएगा, माइनस डेल थ्री हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल वन एंड डेल थ्री, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेल वन एंड डेल थ्री। तो आप ध्यान से देखिए, तो डेल वन और डेल थ्री में क्या रिलेशन हो जाएगा कि डेल वन इक्वल टू डेल थ्री पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इंटरचेंज किए तो नेगेटिव साइन आया, फिर एक बार और इंटरचेंज कर लिए तो फिर एक बार नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिल के क्या बन गया, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक बार मैंने लिया डेल वन को, अप्लाई किया, इंटरचेंज किया रो वन को रो टू से, तो ये फ्लिप हो गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो माइनस की साइन आया, माइनस की साइन आया। एक बार और इंटरचेंज कर दिया तो फिर एक बार और माइनस की साइन आया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। अब दिमाग में आता है क्या ये रो वन को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, जैसे ये लिखा ना R1 को यहां C2 C1 यहां R1 है तो R2 यहां मतलब ये R1 के जगह कॉलम लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते। यहां लिखा होगा इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज या कॉलम में लगाना है, तो अगर मैं इसको इधर और इसको इधर इंटरचेंज करूं तो फिर नेगेटिव साइन से डिनोट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को। आई होप डेट क्लियर हो गया होगा, ये चारों प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नंबर आता है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है कि ए डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रोकन इनटू टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर with respect to any row or column। बात जो लिखा हुआ है वो अगर ढंग से समझ में नहीं आया तो एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोल रहा है कि देखो यहां ध्यान से समझो, यहां लिखा हुआ है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, ये अपना एक कॉलम हुआ, ये पूरा एक कॉलम हो गया। ये दो कॉलम नहीं है, ये कॉलम C1 है और ये अपना कॉलम C2 है और ये कॉलम C3 है, और इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। तो बोल रहा डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रोकन, ब्रोकन मतलब क्या, टूटेगा इन टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट में टूट जाएगा, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी क्या होगा भाई साहब, सेम होगा, ऑर्डर भी सेम होगा। मतलब ये एक डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट में टूटेगा, ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 देखो लो, यहाँ 1 2 3 3 क्रॉस 3 1 2 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 में। ठीक है, यहाँ ए सी डी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा तड़क भड़क नहीं। ए सी ई बी डी एफ बी डी एफ, बाकी ये C2 C3 में कोई चेंजिंग नहीं, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं बात, कि ऊपर से निकल गया ये प्रॉपर्टी, ऊपर से निकल गया कि कुछ दिमाग में गया। अगर ऊपर से निकल गया देखो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लो छोटा सा ले लेता हूं, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 9, और यहां कुछ भी ले लो 1 2 3, यहां ले लिया वैसे 9 8 3, ये ले लिया, अब तो मुझसे कुछ ले लिया। अब आप खुद बता सकते हो कि किसमें ये टूटेगा, सिंपल सी बात है। 1 3 7, तो 1 3 7 1 2 3 1 2 3 9 8 3 9 8 3 प्लस 2 4 9 2 4 9 1 2 3 1 2 3 9 8 3 9 8 3, सिंपल सी। अब कोई पूछेगा सर अगर यहां, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, दिमाग लगाइए, आई होप डेट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोग बोलेगा सर अगर इसमें एक और नंबर होता, मान लो कुछ भी ले लो, मान लो अल्फा 1
अल्फा 2 और ये अल्फा 3 होता, तब क्या होता? एक और टूट जाता भाई, क्या दिक्कत है? एक और टूट जाता, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, 1 2 3 1 2 3 9 8 3 9 8 3। एक और लेना है तो ले लो भाई, जितना लेना चाहते हो लेते चले जाओ, और वो टूटते चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा चीज था ये। आई होप इट क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख लीजिए सब सारी चीजों को और बढ़िया से रख लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ने वाला है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टी को दिमाग में लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है? बोल रहा है कि फ्रॉम ए रो और कॉलम वी कैन टेक ए फैक्टर कॉमन। अगर आपको कहीं से कॉमन निकल रहा है तो हम लोग कॉलम निकाल देंगे, सॉरी फैक्टर निकाल देंगे। फ्रॉम ए रो और कॉलम, रो से निकल रहा है तो निकाल देंगे, कॉलम से निकल रहा है तब भी निकाल देंगे। अच्छा, एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक डिफरेंट होता है तो डिफरेंट बहुत सारा। तो एक डिफरेंस की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो क्या है कि मैट्रिक्स में कोई चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी चीज को मल्टीप्लाई होता है। वो क्या होता है? ईच एंड एवरी चीज से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। डिटरमिनेंट में कोई पार्टिकुलर रो से मल्टीप्लाई होगा या पार्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और ऐसे काम चलता रहेगा। बहुत अच्छी हवा आ रही है भैया। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं 2 4 6 2 4 6। देखिए यहां से कुछ निकल रहा है, क्या निकल रहा है? 2 4 6 निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? 2 निकल रहा है। 7 2, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है, इसमें से भी कुछ नहीं निकल रहा। तो मैं अगर इसमें से रो 1 से 2 कॉलम निकाल देता हूँ, कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा? 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 7 -2 और 12 -1 3 और 8। बस हो गया काम, ये काम हो गया। यही चीज तो बोला जा रहा है, फ्रॉम ए रो और कॉलम वी कैन टेक ए फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 2 कॉलम निकालना होता तो इसमें सबसे निकालना पड़ जाता। ठीक है, ये तो मैंने रो से निकाला, कॉलम से भी निकल जाएगा क्या? देखिए कॉलम से भी निकल रहा है क्या? हाँ निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है। ये तो इसमें से निकला था, अब इसमें से निकल रहा है, मतलब ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बहुत बढ़िया से दिख रहा है। देखिए ये 2 7 -1 4 -2 और 3, क्या कॉलम निकाला? 6 कॉमन निकाल देता हूँ इसमें से। 6 निकालोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ कितना बचेगा? 2 और यहाँ बचेगा 3। क्यों ये लोग समझ में आ गया? ये सिंपल सी बात है। फ्रॉम ए रो और कॉलम वी कैन टेक ए फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं फैक्टर। आई होप इट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट में लिखिएगा, आप लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। ये सबसे मजेदार है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 7 से ही बनने वाला है। 7 से ही क्वेश्चन मैक्सिमम अपना बनने वाला है। चलिए आइए पढ़ते हैं 7 क्या दिया हुआ। 7 क्या बोल रहा है? ये क्या बाउंड्री लग गया, हटाओ इसको हटाओ। इफ वी एड इन ए रो और कॉलम एनी मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो देन देयर वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। ये तो कंफ्यूजन हो गया होगा, करो ये कितना एनी आ गया? एनी क्या सर, एनी लगा रखे हो? चलो ठीक, एनी की बात खत्म करते हैं। मेनी करके समझा देता हूं, मेनी करके एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये सब चीजों में उलझिए मत। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं तो मस्त समझ में आ जाएगा। ले लो कुछ भी ले लो भाई, 1 2 3, छोटा छोटा नंबर ले रहा हूं। -1 0 1 3 2 1,
छोटा छोटा ले रहा हूँ, समझाने में ज्यादा इजी, कौन सा कैलकुलेशन सही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने, अप्लाई R1 में अप्लाई किया, लिखा इफ वी एड इन ए रो, अगर R1 लिए हो तो आपको यहां R1 लिखना पड़ेगा। अगर आप यहां R1 लिखे हो तो यहां R1 लिखना पड़ेगा आपको। अब अपना सुविधा अनुसार, स्वादानुसार, मतलब क्वेश्चन का जैसा स्वाद होगा, जो चीज प्रूफ करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां चीजों को मल्टीप्लाई, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, कोई चीज को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन आएगा। जैसे मुझे इसमें क्या करने की जरूरत पड़ गई, R1 को मैं प्लस कर रहा हूं 2R2 से, जरूरत पड़ गया, ये करने की मुझे जरूरत पड़ा क्योंकि क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, मुझे प्रूव करना, ज्यादातर क्वेश्चन प्रूव करने वाले ही आएंगे आपके पास, तो करते हैं। देखिए ये del 1 हुआ, del लिखता हूँ या del 1 क्या लिखता हूँ, del लिखता हूँ। तो देखो R1 में अपने को अप्लाई करना, तो इसी में कहानी होगी, बाकी ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चलिए R1 को 2R2 से, 2R2 से ये 1 प्लस 2R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, -2, तो कितना हो जाएगा -1, यहाँ -1, 202, इससे मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो +2 कितना हो जाएगा भैया 5, तो ये 5। एक बार और समझाता हूँ, R1 है, ये R1 है, R1 प्लस 2R2 मतलब R1 के जो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग समझते हो, मतलब ये है तो इसके रेस्पेक्ट में ये, इसके रेस्पेक्ट में ये, इसके रेस्पेक्ट में ये। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ऐसे कुछ और होता है, लेकिन ऐसा समझिए, इसको इससे, इसका इससे, इसका इससे कहानी होगा, ठीक। तो 1 है, तो 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो -1, 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, तो 2, 3 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 5। बाकी सारी चीजें वैसे -1, 0, 1, 3, 2, 1। तो यही तो बोल रहा है, इफ वी एड इन ए रो और कॉलम में भी हो सकता है, एनी मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो, समझ रहे हैं। इफ वी एड इन ए रो या कॉलम एनी मल्टीपल of any other row, any multiple of any other row, then their value of remain, then their value of determinant remain unchanged, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, यही इसका मतलब है। बहुत चीजें लगा सकते, जैसे अप्लाई किया मैंने, और अप्लाई करके दिखा देता हूँ। लोग अप्लाई कुछ भी लिख सकते हो, अप्लाई के अलावा आप कुछ भी लिख लो, जो इच्छा है लिख लो। थोड़ा मेरी इंग्लिश माशाल्लाह है, इसलिए थोड़ा सा जो मैं छोटे छोटे चीजें होती है वो लिख कर दिखा रहा हूँ। अप्लाई कुछ और अप्लाई किया जाए, चलो ठीक है। R2 में अप्लाई करता हूँ, R2 में अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई करो, R2 लिखा तो यहाँ R1 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता। मैंने आपको क्या बताया, या R2 है तो यहाँ R2 ही होगा। अब आपको जो करना है कीजिए। अब क्या यहाँ C1 में लिख सकते हैं क्या, C1 में कर सकते हैं, C1 नहीं कर सकते। ये R है तो कहानी सारा R में ही होगा, और आपके पास ऑप्शन 2 ही है, या तो आप 2 को लगाइए, सॉरी 2 तो लिख दिए, या तो R1 को लगाइए या R3 को लगाइए। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं क्या, R2 में इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 4R2 यस, ये कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। R2 को कोई पार्टिकुलर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये काम कर सकते हैं, ये तो इजी है। वो तो फैक्टर वाला हो गया, पीछे बताया था वो वाला हो गया। क्या करें, माइनस करते हैं, माइनस मैंने R3 कर दिया, कुछ से मल्टीप्लाई ले लिया जाए, चलो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं, 3R3 कर दिया, फिर डिटरमिनेंट आएगा। अब मुझे ये 1, 2, 3 से रखना पड़ेगा। R2 में काम हो रही है, पूरा जो खेला हो रहा है R2 में हो रहा है। R2 में क्या हो रहा है, देखिए R2 में क्या हो रहा है, देखिए इस चीज को -1, 0, -1,
हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया 9 बन गया। तो ये कितना हो जाएगा -10, ठीक है -10। अभी ऐसे करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा। ये 0 है, 0 है। आपने कितना से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा -6। ये 1 है, ये 1 है। आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3, तो कितना हो जाएगा -2। बाकी चार्ज तो कुछ किए नहीं हम लोगों ने, 3 2 1 3 2। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ सीख कर जाइएगा आप यहां से, ठीक है। क्या दो चीज एक साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या? 2 चीज एक साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या? मतलब कि इसको नोट करना, नोट कर लीजिए पहले, नोट करना है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया तो मैं मिटाता हूं इसको। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं 2 चीज एक साथ अप्लाई कर सकता हूं टाइम बचाने के लिए, जैसे ये और ये, एंड R2 माइनस 3 R3, 2 एक साथ कर सकता हूं क्या? ये और ये एक साथ, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। 3 नहीं कर सकते, 2 तो कर सकते। एक ये अप्लाई किया R2 में, अभी मैंने किया था, क्या आ गया -10 -6 -2, 2 अप्लाई कर दिया। 2 बार करने का टेंशन ही खत्म होगी। ये खत्म करो इसको, हटा रहे इसको भाई, 2 को एक साथ अप्लाई कर दिया, ये आगे 2 को एक साथ अप्लाई कर दिया, ये आगे, ठीक है। और ये काम कॉलम में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है, आप लोग कीजिएगा अपने से, मैं उस चीज को नहीं करूंगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट में समझाऊंगा। अप्लाई C1 प्लस 2 C3 एंड C3 माइनस C1 अप्लाई करके देखिए, वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम ही आएगी। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर ऐसा करते हैं, यहाँ C1 लगा दिया, जैसे आपने बोले हो सर 2 बार लगाने के लिए, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, यहाँ C1 लगा दूं और यहाँ R1 वाला कहानी बना दूं, यहाँ मतलब R1 समझ ना, यहाँ R1 वाला अप्लाई कर दो ना भाई साहब, ऐसा नहीं हो। अगर आपने C1 किया है तो यहाँ C1 का काम, मतलब C1 का मतलब वो कॉलम का काम यहाँ कर रहे हैं, तो इसमें भी कॉलम का काम कीजिए। मतलब कि यहाँ लिखा हुआ रो और कॉलम, या तो रो में लगाइए या तो फिर कॉलम में लगाइए, सिंपल सी बात है, या तो रो में लगाइए कॉलम में। अगर कहानी रो की हो रही है तो पूरा कहानी सब रो में ही चलेगा, अगर कॉलम में हो रहा है तो सारा कहानी कॉलम में ही जाएगा। बस इतना सी है, यही प्रॉपर्टी आपका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी खत्म होगी। वैसे और सारे भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, लोग पढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब है, ठीक है ना। मतलब इतना ही, पूरे 7 प्रॉपर्टी से आपकी जितना IIT JEE का लेवल का क्वेश्चन हो या एडवांस लेवल का हो, सारा क्वेश्चन इतने 7 प्रॉपर्टी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी को बहुत कुछ करके इधर उधर घुमा के जितना लोग 11 प्रॉपर्टी भी पढ़ा देते हैं, तो कोई मतलब नहीं उसका। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसको मिटा दिया जाए, मिटाते हैं इसको और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले NCERT क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है।